So we have seen previous class what is interference. When two monochromatic lights propagating almost in the same direction superimpose, the resultant intensity at the point of superposition is not necessarily equal to I1 plus I2, which is supposed to be by particle nature of light. But practically it is not necessarily I1 plus I2, it may be different from I1 plus I2. To your surprise, it may be I1 minus I2, it may be 0 also, it all depends. If I1 I2 are not equal, it will not be 0, but it will not be equal to I1 plus I2. What will be the resultant intensity at the point of superposition? That is given by I net is equal to I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi. दिमाग में बैठा लो, देखो, और अगले 1.5 क्लास में शायद ये खत्म हो जाएगा। और इक्वल प्रायोरिटी है, जितना रे ऑप्टिक्स को प्रायोरिटी है उतना वेव ऑप्टिक्स को प्रायोरिटी है, तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इवन सारे एंट्रांसेस में एज वेल एज बोर्ड में, और ये बहुत इजी चैप्टर है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi. Phi क्या था? Phi was the phase difference between the rays. कहाँ पे? At the point of meeting, जहाँ पर दोनों रेज आके मिल रहे हैं, at the point of superposition. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi होल रूट ओवर, ट्रायंगल वाला जैसे फॉर्मूला था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi 1 होना चाहिए, phi should be 2n pi, and maximum intensity at the bright spot is root over of I1 plus root over I2 का whole square. At destructive interference, a dark spot is formed. Intensity is minimum. For that, cos phi should be minimum. Minimum value of cos phi is -1. Cos phi -1 तब होगा when phi is equal to odd pi, odd multiple of pi. Cos pi, 3 pi, 5 pi. So you see 2n plus 1 is a odd number for any value of n. तो फेज डिफरेंस होना चाहिए, एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर I2 का स्क्वायर. डार्क स्पॉट इज फॉर्म. ऑल्सो वी हैव सीन दैट इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर. एंड रेशियो ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाज A1 माइनस, अरे ये तो A1 ही लिखा है, A1 माइनस A2 बाई A1 प्लस A2, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि बोर्ड के लायक कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर जो आता है इसको लिख लेते हैं। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के रखो, CHSE वाले CBSE वाले दोनों, ठीक है। पहला, फॉर इंटरफेरेंस द रेज मस्ट बी ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, मोनोक्रोमेटिक, नॉन। ट्रांसवर्स होना जरूरी नहीं है, साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। द रेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है, तो सही आंसर हुआ मोनोक्रोमेटिक। मस्ट भी लिखा है तो मस्ट भी ट्रांसवर्स सही नहीं है, ट्रांसवर्स होने से भी होगा, लॉन्गिट्यूडिनल में भी होगा। साउंड वेव की केस में भी ऐसे ही करते हैं। तो अगला, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैव एम्पलीट्यूड्स, दो मोनोक्रोमेटिक वेव है उनका एम्पलीट्यूड्स आर इन द रेशियो 4:9, but the ratio of their intensities, if the rays interfere on screen, what will be the ratio of maximum to minimum intensity? Ratio of intensity solution कुछ ऐसे जाएगा, you know I is proportional to a square, तो आप कहोगे, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है तो आप कहोगे I1 by I2 रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज इज A1 स्क्वायर by A2 स्क्वायर, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी A1 by A2 हो गया 4/9, so it is 16/81. इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो 16/81. ये हो गया पहला बिट। मतलब अगर हम कहेंगे कि I1 है 16I, तो I2 है 81I। बिट नंबर 2 में पूछा है, इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है, इट वाज रूट ओवर ऑफ I2 माइनस I1 बाय रूट ओवर ऑफ I2, ऊपर वाला मैक्सिमम है तो ये प्लस है, ये I2 माइनस I1 का होल स्क्वायर। तो
तो ये हो गया आपका 81i 16i, 81i 16i, रूट आई को कॉमन ले लो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 81 का रूट ओवर इज 9 और 16 का रूट ओवर हो गया 4 बाय 9 माइनस 4, इट इज 13 बाय 5। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 13 बाय 5। क्लियर? बार बार बोल रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। क्या समझ में आया? आगे, two monochromatic rays of equal intensity interfere on a screen. If the intensity of the bright spot is I, find intensity of dark spot and intensity of each ray. दो रे का इंटेंसिटी बराबर है, कितना है मालूम नहीं है, दोनों इंटरफेयर किए, जो ब्राइट स्पॉट बना उसका इंटेंसिटी हुआ I। तो बताओ डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी क्या होगा? और क्या पूछा है बताओ, हर एक रे का इंटेंसिटी क्या है? सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। तो डार्क स्पॉट में जो इंटेंसिटी होता है वो मिनिमम होता है और होता है कितना? रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। अगर I1 I2 बराबर है तो डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी क्या हो गया? 0। इंटेंसिटी ऑफ डार्क स्पॉट विल बी 0। इंटेंसिटी ऑफ ईच रे का क्या है वो तो मालूम नहीं। लेट अस, हमें मालूम है कि I मैक्स ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या दिया है? I दिया है। फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। अभी दोनों I0 है, I0 प्लस I0, रूट I0 प्लस रूट I0 इज 2 रूट ओवर ऑफ I0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4I0। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी I दिया है दैट इज इक्वल टू 4I0। तो इसका मतलब I0 कितना है? I0 क्या है सर? I0 इज इंटेंसिटी ऑफ ईच रे। तो इससे पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ ईच रे विल बी I/4। समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ ईच रे विल बी I/4। नेक्स्ट, two monochromatic rays have initial phase difference 0. If the rays interfere on a screen, then derive the conditions of constructive and destructive interference in terms of phase difference and path difference। 3 मार्क वाला क्वेश्चन। दो रे है, उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, मोनोक्रोमेटिक है, दोनों का वेवलेंथ बराबर होगा, लैम्बडा मान लेंगे। If the rays interfere on a screen, then derive the conditions for constructive and destructive interference। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया था? डिराइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस में हम लोग किए थे, कंस्ट्रक्टिव के लिए वो 2n पाई होता था, पाथ डिफरेंस में भी देखना है तो इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, रेज मोनोक्रोमेटिक है और हम जानते हैं कि जो नेट इंटेंसिटी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, ठीक, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I net is maximum, मतलब cos phi is equal to 1, phi is equal to 2n pi। तो जहां पे दोनों मिल रहे हैं वहां पर फेज डिफरेंस 2n pi होना चाहिए, n is equal to 0, 1, 2 ऐसे। पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये जो phi क्या था, ये फेज नहीं, फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज था। दोनों एक ही जगह से शुरू किए, मान लो कि एक रे यहां से स्टार्ट हुआ, एक रे यहां से स्टार्ट हुआ, ये A है ये B है, दोनों का एक जगह इंटरफेयर किए
जब इंटरफेयर किए तो पता चला कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर शुरू में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, और ब्राइट स्पॉट बन रहा है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, मतलब इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा उसका करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। इसका फेज बदल गया x1 डिस्टेंस जाने में, इसका फेज बदल गया, इसका जितना बदला होगा उसका उतना ही बदला होगा, तो यहाँ पर भी दोनों का फेज बराबर रहेगा। लेकिन अगर इसका जितना बदला इसका अलग बदला, डिस्टेंस दिखने में ज्यादा दिख रहा है, x2 इज मोर देन x1, तो यहाँ पर फेज अलग अलग होगा। तो यहाँ पर फेज होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पाई। और आप जानते हो कि फेज डिफरेंस के साथ पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है, यू नो डेल्टा x इज इट इज लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू 5 और डेल्टा 5। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे ये तो फाई है, डेल्टा फाई है, मतलब फेज डिफरेंस। फाई और डेल्टा फाई डोंट कंफ्यूज, डेल्टा फाई रिप्रेजेंट्स फेज डिफरेंस। यहाँ पर भी फाई क्या था, फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या होना चाहिए 2n पाई। अब ये 2 पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स कितना हुआ n लैम्बडा। सो फॉर ब्राइट स्पॉट path difference must be लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या होना चाहिए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात किया हम लोग अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिराइव द कंडीशंस। लेट अस, मैं तो कॉपी करता हूं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव की जगह लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव, और आई नेट मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होना चाहिए मिनिमम। cos फाई 1 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए, मिनिमम होगा। और फिर फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाई का वैल्यू 2n पाई नहीं, फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई। तो क्या मिला, दिस इज इक्वल टू क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 2n + 1 इंटू पाई। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एक्स का वैल्यू देखो ये आ गया 2n + 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। सो फॉर डार्क स्पॉट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी, कैसा पाथ डिफरेंस है देखो तो, कैसा पाथ डिफरेंस है 2n + 1 lambda by 2। 2n + 1 is a odd number, must be odd multiple of lambda by 2। क्या बात समझ में आया, odd multiple of lambda by 2 कंडीशंस याद रखना। अगर पाथ डिफरेंस है होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा और इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है तो ब्राइट स्पॉट होगा। इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है और पाथ डिफरेंस है और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 तो ये डार्क स्पॉट होगा। बेहतर समझने के लिए आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। सपोजिंग मैं कहूं यहां पर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो ऐसा ले लेते हैं। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्कूल वाले घुमा के फिगर विगर वाला चीजें नहीं पूछते हैं, फिर
हम लोग समझ लेते हैं ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पर कोई एक रे है, सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहां पर भी सोर्स है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट सी है। फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, find intensity at C, ये दो सोर्स है, find intensity at C given that rays have इनिशियल फेज डिफरेंस। ये दोनों रे का वेवलेंथ बराबर है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये मोनोक्रोमेटिक है। इनिशियल फेज डिफरेंस π/3 एंड इक्वल इंटेंसिटी I0। दोनों रे ए और बी के बीच में एक फेज डिफरेंस है। इनिशियली इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, कितना, π/3। ये ए से रे जाएगा, दोनों का इंटेंसिटी I0 भी दिया है, ये I0 दिया है, ये I0 दिया है, पूछा इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जितना पाथ गया ये उतने ही पाथ गया, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हुआ 0। पाथ डिफरेंस हुआ तो इसका दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी 0 होना चाहिए, मतलब इसका फेज जितना बदल जाएगा इसका फेज उतना ही बदलेगा। लेकिन शुरू में ही दोनों में कुछ अंतर था, कितना था, π/3। ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। ध्यान से देखो, इनिशियली दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था, अब ये जितना पाथ गया है उतना पाथ गया। अगर यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ये जितना दूर गया ये उतना दूर गया, इसका फेज जितना बदल जाता इसका फेज उतना ही बदल जाता। शुरू में 0 था तो अभी 0 ही रहता, लेकिन शुरू में एक फेज डिफरेंस था π/3, तो बराबर डिस्टेंस जाने के बावजूद यहाँ पर फेज डिफरेंस रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, ये चीज को पकड़ लेना। खाली फॉर्मूले पे करने वाले लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। नो, फेज डिफरेंस इज नॉट 0 बिकॉज देयर इज इनिशियल फेज डिफरेंस। As both move equal optical path, each ray undergo equal phase difference, each ray undergo equal phase difference. So final phase difference at C is same age initial phase difference between A and B, hence at C phase difference is π/3। इसका जितना फेज बदल गया उसका उतना ही फेज बदल गया। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस π/3 था, तो यहाँ पर भी π/3 ही रहेगा, क्योंकि दिया है π/3। तो I net is net intensity at C is equal to I1 plus I2। दोनों बराबर इंटेंसिटी क्या है? दोनों का इंटेंसिटी क्या दिया है? दोनों का इंटेंसिटी I0 दिया है। अच्छा,
I0 plus I0 plus 2 root over of I0 into I0 cos phi, तो ये हो गया 2I0 प्लस ये भी हो गया 2I0 cos phi के जगह cos pi by 3, cos 60 is 1/2, so it is coming out to be 3I0, so the intensity will be 3I0. क्या बात समझ में आया? Yes. थोड़ा सा भी केस बदलता हूं। अभी मैं देने वाला हूं कि इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। सपोज ऐसे ये कोई दो रे है, थोड़ा इसको छोड़ो, चलो ऐसा बनाते हैं। ये कोई एक रे है, ये कोई दूसरा रे है जो इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, और यहाँ पर दो सोर्स रखे हुए हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस से ए एंड बी। दिया है कि ये समथिंग लाइक से 24,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है। फिगर में दिया है कि दोनों का इंटेंसिटी आई है और दोनों का वेवलेंथ बराबर है, मोनोक्रोमेटिक। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। ओह, बताना आपको ये है कि इफ A and B are monochromatic, मोनोक्रोमेटिक मतलब दोनों का क्या बराबर होगा? लैम्ब्डा। अरे बोलोगे तब ना पता चलेगा। मोनोक्रोमेटिक ऑफ 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हुआ गोलक? दांत क्यों दिख रहे हैं? आपके दांत क्यों दिख रहे हैं? टूथपेस्ट में नमक है? And B are monochromatic with zero initial phase difference। देखो अब इनिशियल फेज डिफरेंस 0 दिया है एंड इक्वल इंटेंसिटी I। फाइंड इंटेंसिटी एट C में क्या इंटेंसिटी होगी? दिया क्या है कि A और B ऐसे दो सोर्स है, दोनों का वेवलेंथ दिया है 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। अगर दोनों बराबर डिस्टेंस जाते तो फेज डिफरेंस 0 ही रहता, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस गए हैं, ये गया 24,000, ये गया 16,000, देयर इज ए पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? तो चलिए इंटेंसिटी निकालते हैं। यहाँ पर दोनों का इंटेंसिटी आई है, तो आप कहोगे डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स इज द डिफरेंस इन पाथ। ये गया 24,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा गया है 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मिल गया 8,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फाइव द फेज डिफरेंस कितना होगा? You know it is 2 pi by lambda into delta x. Lambda is 16,000, so it comes out to be 8,000 by 16,000 हो गया, 2 कट गया, मिलेगा पाई। वैल्यू डाल दी, डेल्टा x निकाल चुके हैं, लैम्ब्डा दिया गया है, तो मिल गया ये पाई 2 पाई बाई लैम्ब्डा। डेल्टा x का वैल्यू है 8,000, लैम्ब्डा का वैल्यू है 16,000, मिल गया पाई। तो इंटेंसिटी एट C क्या होगा? I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi। फाई का वैल्यू क्या लेंगे? पाई लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर पाई। अब देखो ये हो गया 2i और ये cos पाई का वैल्यू -1, सो इट इज 2i minus 2i इज इक्वल टू 0।
समझ में आया? इंटेंसिटी सी में क्या होगा? जीरो। दोनों का इंटेंसिटी आई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो है। थोड़ा रुको और देखो, अगर हम स्मार्ट होते तो कैसे सोचते? ये गया आपको 24,000, ये गया 16,000, पाथ डिफरेंस क्या हुआ? 8,000। 16,000 है लैम्ब्डा, 8,000 क्या हो गया? लैम्ब्डा बाई 2। मतलब मिला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई 2। तो इट इज 1 टाइम्स लैम्ब्डा बाई 2 मींस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 हुआ। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 होने से इंटेंसिटी क्या होता है? डार्क स्पॉट बनता है, तो इंटेंसिटी हो गया जीरो। हम सीधे लिख सकते थे। अगर यही चीज एंट्रांस में आया तो जो स्मार्ट बच्चा होगा बोलेगा ओ तो डार्क स्पॉट है, दोनों का बराबर इंटेंसिटी विल बी जीरो। जो थोड़ा सा कम स्मार्ट होगा, जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट स्मार्ट, टू मेक देमसेल्फ स्मार्ट वो एक फोन यूज कर लेते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे निकालेगा और देखेगा क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सपोज ये कोई एक लाइन है और यहां पे कोई एक स्क्रीन है और यहां पे दो सोर्स है और इनके बीच में डिस्टेंस d है और ये a है, ये b है। A and B are monochromatic rays with initial phase difference, monochromatic rays with initial phase difference जीरो, मतलब दोनों सेम फेज में हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है। ओके, गिवन लैम्ब्डा इज इक्वल टू 8,000 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, व्हाट विल बी टाइप ऑफ स्पॉट? कैसा स्पॉट बनेगा? 8। व्हाट विल बी टाइप ऑफ स्पॉट? 8C if D is equal to 24,000 Armstrong, bit B, D is equal to 20,000 Armstrong। अगर ये D दोनों के बीच में 24,000 आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर 20,000 है, दोनों ही केस में C में कैसा स्पॉट बनेगा? बताना आपको, डार्क होगा कि ब्राइट होगा कि इंटरमीडिएट होगा कि क्या होगा? तो सॉल्यूशन में हम कुछ ऐसे कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो रे यहां से गया यहां पे आया और ये जो रे यहां से गया यहां पे आया, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? एक रे गया है यहां से यहां तक, दूसरा रे गया है यहां से यहां तक, दोनों का पाथ का डिफरेंस क्या है? d। तो आप कहोगे हियर डेल्टा एक्स इज d। तो when delta x is equal to 24,000, can I write this as 3 times lambda? Yes, क्योंकि लैम्ब्डा दिया है 8,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्या दिखे? द पाथ डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा। पाथ डिफरेंस होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा होने से ब्राइट स्पॉट नहीं होता है। कब होता है? अगर इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो, इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो दिया नहीं होता तो फिर वही फेज डिफरेंस यहाँ पे आया था। तो हम कहेंगे व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्ब्डा, तो आप कहोगे bright spot is formed।
क्योंकि पाथ डिफरेंस इज लुकिंग ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सिमिलरली व्हेन delta x is equal to 20,000 Armstrong, what you say? कैसे देखो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो रहा है क्या? इट इज कमिंग 20,000 मतलब 8,000, तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 हुआ ना। 2 लैम्डा हो गया 16,000, लैम्डा बाई 2 हो गया 4,000। जोड़ो तो क्या आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 5 टाइम्स lambda by 2. You clearly see that the path difference is a odd multiple of lambda by 2. When it is a odd multiple of lambda by 2, कैसा स्पॉट बनेगा? कैसा स्पॉट बनेगा? Obviously a dark spot will be formed. तो पॉइंट सी में कैसा स्पॉट बनेगा? बनेगा डार्क स्पॉट। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि देयर आर 2 सोर्सेस। यहां पर एक सोर्स बैठा हुआ है ए और ये है बी, और यहां पर स्क्रीन है। ए एंड बी आर 2 सोर्सेस, दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है। कितना दिया है? वेवलेंथ दिया है समथिंग लाइक 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों रे आके सी में इंटरफेयर कर रहे हैं। यहां पर ये डिस्टेंस दिया है समथिंग लाइक 7,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों का बीच में डिस्टेंस। क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन को ढंग से लिखते हैं। ए एंड बी आर 2 मोनोक्रोमेटिक rays with initial phase difference 0. इनिशियल फेज डिफरेंस कितना? 0 है। दोनों का वेवलेंथ भी दिया हुआ है। फाइंड व्हाट minimum change. What minimum? What should be the minimum change in separation? ये डिस्टेंस डी दिया है। मिनिमम चेंज इन डी to form a change in D is required to form a bright spot at P, bright spot at C, डार्क स्पॉट एट सी। देखो ए और बी के बीच में जो सेपरेशन डी दिया है वो 7,000 आर्मस्ट्रॉन्ग का दिया है। इसको चेंज करना है। कितना मिनिमम चेंज करके हम यहाँ पर ब्राइट स्पॉट ला सकते हैं, कितना मिनिमम चेंज करके हम यहाँ डार्क स्पॉट ला सकते हैं, है ना। वेवलेंथ दिया है 10,000। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? दोनों मोनोक्रोमेटिक है और इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों के बीच में दिया है 0।
ब्राइट स्पॉट एट सी, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स होना चाहिए एन लैम्बडा, जबकि एन का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और इस हिसाब से लैम्बडा का वैल्यू 10,000 दिया है तो बन गया 0, 10,000, 20,000 एंड सो ऑन। यही सब अगर पाथ डिफरेंस होगा तो सी में ब्राइट स्पॉट होगा। अब यहां पर जो पाथ डिफरेंस है हम कहेंगे हियर दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है कितना है? d, दैट इज 7,000 आर्मस्ट्रांग। पाथ डिफरेंस कितना है? 7,000, क्योंकि ये रे यहां से यहां पर जा रहा है, ये यहां से यहां पर जा रहा है, तो इट इज 7,000 आर्मस्ट्रांग। अच्छा ऐसा पाथ डिफरेंस ऑलरेडी है 7,000, मुझे ब्राइट स्पॉट करना है। ब्राइट स्पॉट करने के लिए हमारा पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 या 10,000 या 20,000 एंड सो ऑन। मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को अगर मैं 0 कर दूंगा तो ब्राइट स्पॉट होगा, लेकिन उसके लिए दोनों का सेपरेशन में कितना बदलाव लाना पड़ेगा? 7,000 आर्मस्ट्रांग का। 0 कर दूंगा तब ब्राइट स्पॉट होगा। और कब ब्राइट स्पॉट होगा? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस को 10,000 कर दूंगा। मतलब कितना सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा? 3,000 आर्मस्ट्रांग। अगर दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको 3,000 आर्मस्ट्रांग बढ़ा देते हैं तो ब्राइट स्पॉट होगा, या 7,000 आर्मस्ट्रांग घटा देते हैं तो भी ब्राइट स्पॉट होगा। पूछा है मिनिमम चेंज इन सेपरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 3,000 ओनली। 3,000 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 10,000, ब्राइट स्पॉट बनेगा, या फिर 7,000 घटा दोगे तो बन जाएगा ब्राइट स्पॉट। तो ब्राइट स्पॉट बनाने के लिए कौन सा चेंज को हम मिनिमम चेंज इन सेपरेशन कहेंगे? 3,000 बढ़ाना कि 7,000 घटाना? ऑब्वियसली 3,000 बढ़ाना। दैट मींस फॉर ए ब्राइट स्पॉट एट सी the path the distance d must be increased by 3,000 आर्मस्ट्रांग। तो क्या लिखेंगे? so d is to be increased by 10,000 minus 7,000 is equal to 3,000 आर्मस्ट्रांग। तो मिनिमम क्या चेंज करेंगे? कम से कम चेंज करके ब्राइट स्पॉट लाना है। हाँ, तो 3,000 बढ़ा दो, इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000 आर्मस्ट्रांग। सिमिलरली फॉर डार्क स्पॉट एट सी, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। मतलब n का वैल्यू 0 डालो तो मिलेगा लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा कितना दिया है? 10,000। 10,000 में 2 इज 5,000 आर्मस्ट्रांग। n का वैल्यू 1 डालो, 3 लैम्बडा बाई 2, इट इज 15,000 आर्मस्ट्रांग। ऐसे करके ढेर सारे वैल्यूज निकलेंगे। तो हमें डार्क स्पॉट बनाने के लिए कौन सा पॉइंट में? सी में इनके बीच में पाथ डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए 5,000 और 15,000। 15,000 करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा 8,000, 5,000 करने के लिए घटाना पड़ेगा 2,000। मिनिमम चेंज इन डी फॉर ए डार्क स्पॉट हियर, तो 2,000 घटा देंगे। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे सो फॉर मिनिमम चेंज इन डी द separation is to be increased, decreased is to be decreased by कितना? 7,000 है ऑलरेडी, चाहिए 5,000 इज इक्वल टू 2,000 आर्मस्ट्रांग। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हो गया कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए एंड बी आर टू मोनोक्रोमेटिक रेज of wavelength लैम्ब्डा। लैम्ब्डा दिया है दोनों के बीच में, दोनों का वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक रेज है, वेवलेंथ है लैम्ब्डा। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो मैं बार बार क्वेश्चन लिखते वक्त कोहेरेंट वर्ड को यूज नहीं करता हूँ। काफी अथर लिख देते हैं मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, उसका मतलब आपको ये समझना है कि इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, जो कि गलत है। ठीक है, स्कूल टीचर भी ऐसे डाल देंगे, बट कोहेरेंट का मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस 0 नहीं, कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, इसलिए मैं कोहेरेंट वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ। एंड दी आर टू मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ स्पॉट एट सी, जो कि सिंपल है। ए ग्लास प्लेट ऑफ mu is equal to 1.5 and thickness T was kept in front of A if the intensity at C does not change, then find minimum value of T. ठीक है, ये ऑप्शन था। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ दोबारा, ताकि जगह बन जाएगा। कोई दूसरा रीजन नहीं है, सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो था वही है, थोड़ा खाली जगह के लिए इसको रीअरेंज कर दिया। यस, if the intensity at C does not change, ग्लास प्लेट डालने के बावजूद अगर इंटेंसिटी नहीं बदलता है, if the intensity at C does not change, then find minimum T। T का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? सिंपल है, एवरी एरा ब्रेन कैन थिंक। बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ए और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जितना गया है उतना गया, तो इसका जितना फेज डिफरेंस होगा उतना ही फेज डिफरेंस होगा। इसका फेज बदलेगा, जितना बदलेगा ड्यू टू दी पाथ डिफरेंस, इसका भी वही होगा, क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस, ये जितना पाथ मूव किया है उतना ही पाथ मूव किया है, इसका करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, इसका करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी सेम। दैट मींस अगर शुरू में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 था, दोनों बराबर डिस्टेंस गए हैं, तो फेज डिफरेंस एट सी विल बी आल्सो 0, मतलब ब्राइट स्पॉट होगा। तो क्या पूछा है, व्हाट इज टाइप ऑफ स्पॉट एट सी? ब्राइट स्पॉट। समझ में आ गया? तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्पॉट एट सी, तो आप सीधे सीधा क्या लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है कि
bright spot forms at sea। अच्छा, फिर कहानी कुछ दूसरा रंग रूप लेता है। क्या लेता है? बोला है कि ए के सामने हम एक ग्लास प्लेट रख दिए जिसका म्यू है 1.5, थिकनेस टी है। चलिए मैं ग्लास प्लेट रखता हूं। पहले मैं ग्लास प्लेट इसके सामने रखूं, ऐसा वाला ग्लास प्लेट को मैं इसके सामने रखा ऐसे। क्या दिया है? इसका म्यू दिया हुआ है। थिकनेस कितना? थिकनेस टी है। यहां पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 था, लेकिन अभी दोनों का पाथ अलग अलग हो गया है। नाउ देयर इज ए पाथ डिफरेंस, क्योंकि एयर में इतना दूर गया, ये एयर में कम गया है, ग्लास में ज्यादा गया, ग्लास में कुछ गया है। सो देयर इज ए डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ। तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस हियर एट सी? इट शुड बी करेस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज AC एंड BC। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज एट C इज इक्वल टू डिफरेंस इन पाथ। ये कितना गया है, ये कितना गया है? कौन सा पाथ? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस मूव्ड इन एयर। ये एयर में कितना गया है? अगर ये पूरा लेंथ L है, दिया नहीं है, फिगर में दिखाया है, आप अज्यूम कर सकते हो, इक्विलेटरल बोल दिया है। तो ये अगर L है, ये एयर में कितना गया? L माइनस टी। तो ये एयर में कितना गया है? L माइनस टी। खाली उतना ही गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ग्लास के अंदर से भी गया है। ग्लास के अंदर T डिस्टेंस जाना एयर में कितने जाने के बराबर है? म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ, ग्लास के अंदर 30 डिस्टेंस जाना एयर में म्यू टी जाने के बराबर है। तो ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द रे फ्रॉम ए। थोड़ा सा और आपको बेहतर समझ में आएगा तो फॉर्मेट में लिखते हैं। आई विल से इट इज ऑप्टिकल डिस्टेंस मूव्ड बाय ए माइनस ऑप्टिकल डिस्टेंस मूव्ड बाय बी। बी कितना दूर गया है? बी तो सीधा यहां से यहां पर गया, पूरा का पूरा एयर में गया। कितना गया? L गया। सो लेट अस राइट L। खत्म। पाथ डिफरेंस क्या हो गया? L कैंसल आउट, इट इज कमिंग, इट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो पाथ डिफरेंस हुआ ये। तो पहले ब्राइट स्पॉट था फॉर ब्राइट स्पॉट एट सी। सर क्यों ब्राइट स्पॉट होगा? लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है इंटेंसिटी ऑफ एट सी डज नॉट चेंज। सी में जो इंटेंसिटी था उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब ब्राइट था तो ब्राइट आया। So for bright spot at sea, आपका डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? शुड बी n लैम्बडा, जबकि n का वैल्यू है 0, 1, 2। बट डेल्टा एक्स यू हैव कैलकुलेटेड, इट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्बडा। पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ टी। टी का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो n का वैल्यू क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। ले सकते हैं क्या? नहीं, n का वैल्यू 0 ले लेंगे तो t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, मतलब कोई ग्लास प्लेट रखा ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ t मुझे n का वैल्यू क्या लेना चाहिए? पाथ डिफरेंस 0 होगा तब भी ब्राइट स्पॉट होगा, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता, ऑलरेडी कुछ पाथ डिफरेंस है, दिख रहा है। t इज नॉट ए नॉन जीरो क्वांटिटी, म्यू इज आल्सो गिवन 1.5, है ना? तो 0 तो नहीं हो सकता। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा हुआ तो t का कुछ वैल्यू निकलेगा, 2 लैम्बडा हुआ तो t का कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन t मिनिमम होगा व्हेन n इज इक्वल टू 1। फॉर मिनिमम t n इज इक्वल टू 1, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। और इससे पता चल रहा है लैम्बडा म्यू का वैल्यू दिया है 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 टी मतलब t by 2 इज लैम्बडा। सो t कितना होना चाहिए? 2 लैम्बडा। The minimum thickness of the glass plate required is 2 lambda. क्या बातें समझ में आया? ये खतरनाक है।
इजी है, जो लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है ऐसा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। टी 2 लैम्डा हो जाएगा थिकनेस में, तो फिर ये वहाँ पर स्पॉट में कोई इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या केटी को समझ में आया? क्या बोले, क्या बोलो, मेरे को खैर ऐसे सुना दिया मुर्गी जी से। यस सर। हाँ तो कहाँ ये सब तुम बोले थे? तुम कुछ डकार ले लिए, माइक्रोफोन के लाए, डकार ले लिए तो बोली थी डकार लेके आओ। अगर समझ में आया तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए भी। एंट्रेंस में बताना यस नो रहेगा, और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डज इंटरफेरेंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे करके पूछ रहा है। कहां से क्वेश्चन आया? हम देखें कि जब दो सोर्स जिनका इंटेंसिटी I1 और I2 है वो कहीं मिलते हैं, तो बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यहाँ का एनर्जी मिलेगा, टोटल एनर्जी बनेगा, तो नेट इंटेंसिटी होना चाहिए I1 प्लस I2। लेकिन हम देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 नहीं, कुछ दूसरा हो रहा है। मतलब इधर का एनर्जी प्लस इधर का एनर्जी मिला, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी हो गया या फिर कम एनर्जी हो गया। क्या इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देता है? सोचना है, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस। आइंस्टाइनियन E इक्वल mc स्क्वायर को छोड़ो, व्हेन मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। अदरवाइज आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हरदम वैलिड है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं था। ओनली लिमिटेशन था व्हेन द मासेस आर मूविंग विद लाइट वेलोसिटी। अब इसमें नेट इंटेंसिटी होना चाहिए I1 प्लस I2, जबकि हमारा इंटरफेरेंस की केस में हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई, मतलब इट इज समथिंग डिफरेंट, और वो भी फाई के साथ साथ बदलता है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन, डज इंटरफेरेंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अब हम देखेंगे, हाँ ये ओबे करता है, तो ओबे करता है तो I1 प्लस I2 होना चाहिए। इतना सारा चीज कैसे हो रहा है समझाओ। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो अब हुआ ये कि सपोज हमारे पास दो सोर्स है, सोचो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे ये जो रेज है यहां से वो जाके मिल रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी एक जगह वो जाके मिले। डिपेंडिंग अपॉन दी पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज देयर इज सम फेज डिफरेंस, से फेज डिफरेंस इज 5। पॉइंट P में फेज डिफरेंस 5 हुआ। कैसे हुआ? बिकॉज दोनों का पाथ अलग अलग था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस देयर इज ए फेज डिफरेंस गिवन बाय phi इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस निकल गया। अब ये दोनों रे में जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज लेंथ ऑफ दिस रे माइनस लेंथ ऑफ दिस रे। कहने का मतलब हुआ, अगर मैं किसी एक दूसरे जगह पे ले लूं तो दोनों रे के बीच लेंथ बदल जाएंगे, तो पाथ डिफरेंस बदल जाएगा, तो फेज डिफरेंस भी बदल जाएगा। मींस व्हेन द रेज आर मीटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन द फेज डिफरेंसेस आर डिफरेंट। कहां पर फाई है, कहां पर, और फाई क्या है? फाई इज एन एंगल। डिफरेंट होगा तो क्या हो सकता है? 0 से 2 पाई तक, उसके बाद तो रिपीट हो जाता है। 361 डिग्री इज सेम एज 1 डिग्री। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या हो सकता है? 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। सपोज यहां पर फेज डिफरेंस है 5, और यहां पर कोई एक पॉइंट Q है जहां पर फेज डिफरेंस है पाई माइनस 5। ठीक है। एज रेज मीट ऑन स्क्रीन,
let delta phi at P is phi। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट क्या हो जाए P में? अगर ये रे का इंटेंसिटी 1 है, ये सोर्स 2 है, तो आप कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi। Let delta phi at Q is pi minus phi। हाँ, कहीं phi है तो कुछ pi में, कहीं 30 डिग्री है तो कहीं 150 डिग्री हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है? अलग अलग पोजीशन के लिए 150 डिग्री भी हो सकता है। तो व्हाट इज I at Q? It is I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos pi minus phi, and you know cos pi minus phi is minus cos phi, so it is I1 plus I2 minus 2 root over of I1 I2 cos phi। IP और IQ मिल गया। क्या प्रूव करना है? कि एनर्जी कंजर्व है। चलिए देखते हैं। नाउ IP प्लस IQ करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, IP वाज दिस प्लस 2I1 I2 cos phi, IQ क्या है? I1 I2 माइनस 2I1 I2 cos phi। दोनों को जोड़ेंगे तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। इट इज ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, मतलब दोनों पॉइंट का इंटेंसिटी को जोड़ते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 होता है। दो स्पॉट का इंटेंसिटी मिलकर इतना होता है। सो एवरेज इंटेंसिटी पर स्पॉट इज इक्वल टू IP प्लस IQ। दो स्पॉट है तो बाई 2 कितना हो गया? I1 प्लस I2। मतलब हर एक स्पॉट में एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 है। कहीं I1 प्लस I2 से थोड़ा ज्यादा है, कहीं I1 प्लस I2 से थोड़ा कम है। अगर किसी जगह I1 प्लस I2 से कुछ ज्यादा है, किसी दूसरी जगह उतना ही कम है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल। thus total energy is conserved। Any increase in any spot of an increase in energy, any increase in energy at any spot of delta phi is equal to phi is equal to loss of energy at any other spot where delta phi is equal to pi minus phi। इंटरफेरेंस सिंगल मार्क में याद रखना, इंटरफेरेंस ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है। क्या बातें समझ में आया? ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? हाँ लग रहा है सर, क्या बताएं अपनी गम आपको, हम लोग तो झूल रहे हैं। कब ये +2 खत्म होगा, रंगीन दुनिया शुरू होगा? नहीं क्या करें, लेकिन ध्यान रहे जिंदगी में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता है, एक के बाद दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, एक गया दूसरा पहुंचा। और जो चीज रंगीन लगता है जब वहां पर पहुंचोगे तो देखोगे कि वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना? आगे चल ये करेंगे वो करेंगे जो सोचते हो, जब वो सब करने लगोगे
तभी लगेगा कि अरे ये तो नया प्रॉब्लम है। नहीं, जिनका शादी नहीं हो रहा है शादी कैसे करेंगे, वो बड़ा प्रॉब्लम है। शादी हो गया, अरे यार ये था क्या, ये बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आगे चलते रहेगा कंटिन्यूसली। नौकरी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है। मिल गया, उसके बाद प्रॉब्लम है, अरे यार सुबह उठ के जाना पड़ता है, बॉस का गाली खाना पड़ता है। तो हैंडल एवरीथिंग एज ए सिचुएशन एंड इंटेलिजेंटली डील इट in time, so it will not be a problem. And if you don't learn how to deal with the problem becomes a crisis. At a certain point of time, you do not know what to do. When you do not know what to do, it is called a crisis. तब वो क्राइसिस में पहुंच जाओगे। +2 लेंगे, साइंस लेंगे, 10th में अच्छा मार्क आया, साइंस मिला, प्रॉब्लम खत्म हुआ कि शुरू हुआ? शुरू हुआ। नहीं, अच्छा अच्छे मार्क लाएंगे, जेई मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे, मेडिकल जेई ग्रुप में आ गए, प्रॉब्लम शुरू हुआ कि खत्म हुआ? शुरू हुआ है। ऐसे ही होता है। अब मेडिकल मिल भी जाएगा तो डू यू थिंक प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो तब शुरू होगा, दिन रात पढ़ना पड़ता है पाने के बाद। ठीक, तो हम लोग इंटरफेरेंस के ऊपर इतने सारी चीज देखे। ये जो इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग अभी देखे, इसको कहते हैं सस्टेनेबल विजिबल इंटरफेरेंस। मैं क्या करूं, आपकी कोर्स ऑफ स्टडी में एक लाइन ऐसे लिख दिया है, एक वर्ड, तो उस वर्ड के ऊपर मुझे थोड़ा सा कुछ बोलना है। इसके बाद हमें पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन फ्रिंज वाला फॉर्मूला का यूज करना है। क्या फालतू का चीज है, मतलब आम खाओ गुठली मत देखो, ऐसा वाला। कैसा हुआ नहीं, ऐसा होता है, फिर करो। मुझे लग रहा है कुछ टेररिस्ट ग्रुप बैठे हैं एजुकेशन बोर्ड में ऊपर, बच्चों को खोखला करने के लिए असली असली चीजें निकाल लेते हैं। आज से 15 साल पहले 12th क्लास का सिलेबस जो था वो ऑलमोस्ट 60% पे आ चुका है, 40% चीजें निकल चुका है। सोचो, मतलब तब का इंजीनियर और अब का इंजीनियर में अंतर कितना है। अब लो जो IIT का टप्पर होता है ना, वो तब का टप्पर का 10% नहीं होगा, ऐसे होता है। इसीलिए तो इतने सारे बच्चे मेडिकल एंट्रेंस में फुल मार्क ले आते हैं, फुल मार्क ले आते हैं। चलो ठीक, तो ये जो हम लोग देखे, द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल विजिबल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये कब होता है, कब होता है? व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेज इंटरफियर। क्या कभी आप प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस देखे हो डे टू डे लाइफ में? हैव यू एवर सीन? मैं आपको याद दिलाता हूं, आप लोग देखे हो लेकिन जानते नहीं हो कि वो इंटरफेरेंस है। यू माइट हैव दिस एक्सपीरियंस कि मान लो कि कोई टॉर्च लाइट है और उसके सामने ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर ऐसे ग्लास लगा है और यहाँ पर एक बल्ब लगा है ना, और ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ऐसे, और इसके सामने अगर एक स्क्रीन रखोगे और लाइट डालोगे तो कैसा होगा? तो देखोगे कि इस पॉइंट में सीधा कोई रे पहुंच रहा है और कोई रे रिफ्लेक्ट करके पहुंच रहा है। देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज। एक ऐसे गया है, एक सीधा गया है, करस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस देयर इज ए फेज डिफरेंस। और रे अगर ये आइसोट्रोपिक सोर्स है, चारों तरफ बराबर इंटेंसिटी जा रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस कुछ बनेगा। हो सकता है कि ब्राइट बनेगा, हो सकता है कि डार्क बनेगा। तो आप जब टॉर्च लाइट को वॉल पे डालते हो, व्हाट यू सी ए नंबर ऑफ रिंग्स, ब्राइट रिंग्स, डार्क रिंग्स, ऐसे करके दिखता है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, रिंग शेप का मिलता है। फिर आप क्या करते हो, ये सामने वाला जो है रिफ्लेक्टर, उसको थोड़ा मोड़ के एडजस्ट करते हो कि जहां पर लाइट डालो वहां पर ब्राइट स्पॉट बने, ऐसे कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हो।
और अगर कुछ ऐसे हुआ, यहां से लाइट गया, यहां से लाइट गया और यहां पर ब्राइट स्पॉट मिला, मतलब दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा. वी एडजस्ट इट till the path difference becomes a whole number multiple of lambda and you find a bright spot. बात समझ में आ रहा? तो टॉर्च लाइट डालने से जो आता है वो क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस. दूसरा एग्जांपल देता हूं. दूसरा एग्जांपल हुआ, आप गाड़ी में रात में जाते वक्त देखोगे सामने वाला गाड़ी का पीछे का स्टिकर बहुत जोर से ग्लो कर रहा है, या फिर कहीं पर कुछ डेंजर जोन है तो वहां पर कोई रेड कलर का चीजें पेड़ में लगा देते हैं, दूर से दिखेगा. दिन में दिखोगे तो नॉर्मल है, रात में आपकी गाड़ी के लाइट जब उसके ऊपर गिरेगा तो ये बहुत जोर से ग्लो करता हुआ नजर आएगा, जैसे कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है. उसमें होता क्या है? उसमें यू विल सी दिस इज व्हाट इज द स्टिकर, और हर स्टिकर के पीछे आप देखोगे एक व्हाइट कलर का ओपाक चीज लगा रहता है, ऊपर से कलरफुल, नीचे से व्हाइट. कोई लाइट रे आया, रिफ्रैक्ट किया, यहां से फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर निकल के जाएगा, और साथ साथ दूसरा लाइट रे भी आ रहा है, और ये दोनों लाइट रे, एक रिफ्लेक्टेड एक डायरेक्टली इंसिडेंट, वो यहां पे मिले. ये जितना एक्स्ट्रा पाथ गया है उस एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ का करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फाई जो है वो अगर 2n पाई हो गया तो यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, क्योंकि दो रे मिल रहे हैं. आपका लाइट डाल रहा है इंटेंसिटी आई का, लेकिन यहां पर ये ग्लो करता हुआ आएगा इंटेंसिटी 4i का, तो जितना लाइट डाल रहे हो उसका 4 गुना इंटेंसिटी में वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा. दैट इज अगेन इंटरफेरेंस. वो सारे लाइट के लिए नहीं होता है. आप ब्लू कलर लाइट डालोगे तो ग्लो नहीं करेगा. आपकी गाड़ी का जो इनकैंडेसेंट लैंप है उसके चलते जो लाइट आ रहा है उसके चलते होगा, कोई दूसरे लाइट के लिए ग्लो नहीं करेगा. आप अगर वो आजकल जो एलईडी वाला लाइट आया है व्हाइट कलर का लाइट डालोगे वो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन आपका जो येलो लाइट निकल रहा है हेडलाइट से उसके चलते करेगा. मतलब यहां पर जो फेज डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस आया है, और मान लो कि पाथ डिफरेंस जो है उसको करेस्पॉन्डिंग करके जो फेज डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा. दैट मींस ये फेज डिफरेंस 2n पाई होगा कि नहीं होगा, इस लैम्बडा के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट के ऊपर. तो इंसिडेंट लाइट विल डिसाइड वेदर इट विल बी ए 2n पाई और नॉट. आई डोंट नो व्हाई दिस बॉयज आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट. रवि तुम किधर देख रहे हो? हाँ, आई एम वेरी मच डिसहेartened. यू लाइक बॉयज आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट. मैं इधर दिखा रहा हूं फिगर बना के, उधर देख रहा है. आया समझ में? तो यहां पर मैं यहां पर करके बोर्ड में दिखा रहा हूं. रश्मि किधर देख रहा है? घुटने पे. योर स्क्रीन व्हेन यू आर रीडिंग इज रिकॉर्डेड. बाद में देखोगे कि तुम लोग क्या कर रहे थे. दैट इज रिकॉर्डेड इन द अदर कंप्यूटर. So when the class was going, you see what these people are doing. I'm sending it back. तो इंटरफेरेंस ये सब सिचुएशन में होता है. अरे यार ऑनलाइन में गाली खाते हो भी रिकॉर्ड हो जाता है. ठीक है. तो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस कब हुआ? व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेज इंटरफेयर. आप देख रहे हो कि अगर दोनों रे मोनोक्रोमेटिक है भैया, दो रे मोनोक्रोमेटिक है, ये एक दूसरा रे है, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा, सपोज हम कहेंगे ये एक रे हो गया और चलो इसका ये दूसरा रे हो गया. मान लो कि ये दोनों रे का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं. आप देखो उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? ये दोनों रे के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक है, इसलिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट है. देखो ये जब व्हाइट हुआ, व्हाइट मैक्सिमम हुआ, उतनी समय के बाद मिनिमम, ये रेड मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर भी हुई. कांस्टेंट फेज डिफरेंस है क्योंकि दोनों का वेवलेंथ बराबर था. और अगर मैं दोनों का वेवलेंथ को अलग कर देता हूं, थोड़ा ये रेड वाले को लंबा कर देता हूं. देखो तो शुरू में जितना समय के बाद ये मैक्सिमम होने का, जितने समय के बाद ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम होने का उतनी समय के बाद ये मिनिमम नहीं हुआ है, फिर ये मैक्सिमम होने का उतनी समय के बाद ये मैक्सिमम नहीं हुआ है. द गैप इज चेंजिंग, है कि नहीं? मतलब फेज डिफरेंस इज चेंजिंग. व्हेन द रेज आर achromatic, the phase difference between the rays change, they are no more coherent. फेज डिफरेंस बदलता है. कितना जल्दी जल्दी बदलेगा?
वो डिपेंड करता है कि दोनों का वेवलेंथ में छोटा सा अंतर है कि बड़ा सा अंतर है। अगर दोनों का वेवलेंथ में छोटा सा अंतर है तब भी फेज डिफरेंस बदलेगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बदलेगा, काफी समय के बाद देयर विल बी सब्सटेंशियल चेंज। लेकिन अगर दोनों में फेज डिफरेंस में काफी ज्यादा अंतर है तो देखोगे फेज डिफरेंस काफी जल्दी जल्दी बदल रहा है। यहां पर तो दोनों सेम फेज में आ गए, तो फेज डिफरेंस इज चेंजिंग फास्टर। तो जब अगर फेज डिफरेंस बदल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। फाई बदल रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट में जो इंटेंसिटी है वो बदल रहा है। कभी वो ब्राइट हो गया तो कभी डार्क हो गया, कभी इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि फाई बदल रहा है। तो ब्राइटनेस ऑफ एवरी स्पॉट कंटिन्यूअसली चेंजेस, क्योंकि नेट इंटेंसिटी में जो फाई वाला टर्म है वो फाई बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि रेज आर एक्रोमेटिक। ये बदलता हुआ इंटरफेरेंस को कहते हैं नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस क्या है आपके कोर्स में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस क्या हो गया? व्हेन एक्रोमेटिक, मतलब नॉट मोनोक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक रेज इंटरफियर। अगर एक्रोमेटिक रेज इंटरफियर करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। ये क्या लिखा है? इंटरफेरेंस। ठीक, ओह सॉरी। When monochromatic rays interfere, you find sustainable interference. Non-sustainable interference कब होता है? When achromatic rays interfere, because when achromatic rays interfere, the phase difference between rays continuously change. So intensity of every spot क्या था इंटेंसिटी का फॉर्मूला कोई भी पॉट का? ये I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। Intensity of every spot changes. Intensity of every spot is changing. क्या बात समझ में आया है? Changes समझ में आया? इंटेंसिटी क्यों बदलेगा? क्योंकि फेज डिफरेंस बदल रहा है दोनों रे के बीच में। अच्छा, ये जो नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस हुआ ये फिर दो किस्म के होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। ये क्या दो किस्म के होते हैं? ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है विजिबल, दूसरा इनविजिबल। विजुअल मतलब एक में दिखेगा कि वो इंटेंसिटी बदल रहा है। ब्राइट था, देखो धीरे 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 आपको देखो 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 ब्राइट स्पॉट है, तो जब तक देखोगे तब तक पता चला वो धीरे से डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, इंटेंसिटी बदल रहा है ना? ऐसा कब होता है? जब वो फेज फाई स्लोली बदल रहा है। स्लोली कब बदलेगा? व्हेन द डिफरेंस इन वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। विजिबल कब होगा? व्हेन डिफरेंस in lambda is small। मतलब दोनों एक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज स्मॉल। आपको हो गए लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज स्मॉल। अगर लैम्डा माइनस लैम्डा 2 इज नॉट स्मॉल, व्हेन डिफरेंस इन वेवलेंथ is large,
then lambda 1 minus lambda 2 is large. In that case you will see phi तो जल्दी जल्दी बदलेगा, बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, तो हर स्पॉट का इंटेंसिटी रैपिडली चेंज होगा, पुड़ 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 इतना जल्दी जल्दी चेंज होगा कि यू कैनॉट रिकॉग्नाइज। मतलब हमारे आंखों का परसिस्टेंस है। अगर हमारे सामने कोई इवेंट 0.01 सेकेंड से कम समय में हो जाता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे ये पेन को मैं धीरे से लिया, मैं आपको पूछा क्या लिया, आपको हो गया पेन लिया। मैं छुपा के रखा और हाथ को सडनली ऐसे ले लिया, पूछा बताओ क्या लिया, यू कैनॉट से पेन था कि पेंसिल था कि क्या था, है ना। तो कम से कम 0.01 सेकेंड के लिए हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग 50 हर्ट्ज एसी यूज करते हैं। एसी में जो करंट है वो हरदम 0 हो जाता है, कुछ समय के बाद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया 1/50 0.02, और ये पूरा टाइम पीरियड 0.02 है तो यहां तक कितना हुआ 0.01। हर 0.01 सेकेंड में आपका बल्ब जो रूम में लगा है वो बंद होता है क्योंकि करंट 0 हो जाता है, फिर जलता है, और इतना जल्दी जल्दी होता है कि आपको लगता है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगर हम 50 हर्ट्ज की जगह ये ले लेंगे समथिंग लाइक 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज ले लेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/20, ये 0.05 है ना, और t कितना हो जाएगा 0.025, मतलब 0.025 सेकेंड में बल्ब बंद होगा और जलेगा, जो हम देख सकते हैं क्योंकि 0.01 से कम होने से नहीं देख सकते, ये तो देख सकते हैं। तो हमको क्या दिखेगा, जो बल्ब है वो धपधपा रहा है, पुत 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 कर रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्यों हम लोग 50 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 50 हर्ट्ज। सर और ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते तो और भी अच्छा होता, हाँ होता, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से क्या होता है 1/c ओमेगा इज वेरी स्मॉल, ओमेगा ज्यादा हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस काफी कम हो जाएगा, जितने सारे इंसुलेटर लगे वो सारे प्रिक करके करंट उसके अंदर से भाग जाएगा, तो इट विल लीक। इसीलिए हम लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते, कम से कम फ्रीक्वेंसी में काम चलाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आया। तो यहां पर भी हुआ यूं कि जब हम एक्रोमेटिक रेज यूज कर रहे हैं विथ ए लार्ज फेज डिफरेंस, ये इतना जल्दी जल्दी बदलता है कि बदलता हुआ हमें नजर नहीं आता है, हमें हर जगह एवरेज इंटेंसिटी दिखता है, ना कोई डार्क स्पॉट दिखता है ना कोई ब्राइट स्पॉट दिखता है, जबकि हो रहा है, और ब्राइट स्पॉट फटाक से डार्क हो रहा है फिर से ब्राइट हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी अपना अपना कलर बदल रहा है वो कि हम देख नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं इनविजिबल, इट इज इनविजिबल नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। बस आपका कोर्स ऑफ स्टडी में सिलेबस में एक लाइन लिख दिया था सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, तो मुझे इतना सारा चीज बताना पड़ा, बस एक लाइन था सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल तो नॉन सस्टेनेबल किसको कहेंगे, नॉन सस्टेनेबल मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ एवरी स्पॉट इज चेंजिंग, इट्स नॉट सस्टेनिंग, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, इंटेंसिटी ऑफ एवरी स्पॉट इज चेंजिंग। विजिबल होगा व्हेन द पाथ डिफरेंस इज स्मॉल एंड इनविजिबल होगा व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लार्ज। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का थ्योरी और कंसेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमको देखना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देंगे, आप लिखना चाहो तो लिखो, मत लिखो, अदरवाइज सिंपल सा डेरिवेशन है, और उसको लेके हम लोग अगले क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे। डबल स्लिट और वेव-ऑप्टिक्स का ये चीज़ें खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।